नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड होंगे वितरित। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे वितरण। 12 प्रदेशों की जनता को मिलेगा लाभ। किसान आंदोलन के बीच डल्लेवाल की तबीयत फिर हुई खराब। डल्लेवाल को लगी उल्टियां, पानी नहीं पी रहे। आज डल्लेवाल के अनशन का 54वां दिन। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर की किसानों को बड़ी अपील। 21 को दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने सरकार को लेकर दिया बयान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने वाले हैं। वितरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इनमें 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिले शामिल हैं। बता दें कि कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार किया जाता है, जिससे भूमि विवादों को कम किया जा सके। गौरतलब है कि योजना के तहत 3,17,000 से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य का 92% है। और वहीं 1,53,000 गांवों के लिए करीब 2,25,00,000 संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। डल्लेवाल को 3-4 बार उल्टियां हुई और अब वह पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज शनिवार को 54वें दिन भी जारी है। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि रात 12:25 पर जगजीत सिंह डल्लेवाल को 3 से 4 बार उल्टियां आई। उन्होंने बीती रात से सिर्फ 150 से 200 मिलीलीटर ही पानी पिया है। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल को मेडिकल सहायता की जरूरत है, लेकिन डल्लेवाल अपने अनशन पर अड़िग हैं। वे किसी भी तरह से अपना अनशन तोड़ना नहीं चाहते हैं। इस बीच अब कल से हरियाणा से 10 किसान 111 किसानों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। किसान नेताओं ने बताया कि आज देश के किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अपनी कुर्बानी देने के लिए वे तैयार हैं। देश के किसान इस बात को समझ रहे हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल उनकी जमीनों, खेती और अगली पीढ़ी को बचाने के लिए पिछले 53 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं और हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के समर्थन में रोजाना किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। खनौरी मोर्चा जो 13 फरवरी तो 3 जगह MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, स्वामीनाथन ਯੋਗ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹਿਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ 54ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 111 ਯੋਧੇ ਨਵੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਦਗਦ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੰਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने एक बयान जारी कर सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार किसानों के लिए रास्ता खोलने का ऐलान कर दे, ताकि वे दिल्ली जाकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सके। वहीं सरवन पंदेर ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि डल्लेवाल की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। उन्होंने मोदी सरकार से अपील की है कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए या तो किसानों की मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। मैं सरवन सिंह पंदेर इस समय पाटड़ा में खड़ा हूँ। यहाँ आज एकता
दिल्ली आंदोलन 2 को मजबूत करने के लिए सभी संगठनों की मीटिंग होगी। हमें आशा है आज जॉइंट मीटिंग के बाद बड़े ऐलान होंगे। डल्लेवाल जी का अमर अनशन 54वें दिन में जा चुका है। जैसा हम सुन रहे हैं, इस्राइल हमास के बीच सीज फायर होने जा रहा है। मुझे लगता है जो भी मानव अधिकारों को प्यार करते हैं उनके लिए सुखद खबर है। और जो हमने 21 जनवरी को दिल्ली कूच 101 किसानों को करने का निर्णय लिया है, मोदी सरकार से भी पूरे देश के किसान मजदूर सुखद न्यूज़ सुनना चाहते हैं। वो भी कहें रास्ते खुल रहे हैं, आइए, आप हमारे देश के नागरिक हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर उन्हें कानून व्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नशे पर प्रहार, बाल श्रम एवं अवैध खनन सहित अन्य अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की आयोजित संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों के साथ हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सरकार का चेहरा है और प्रदेश की जनता को उनसे आशाएं और आकांक्षाएं हैं। सभी अधिकारी आपसी सामंजस्य से कार्य करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इन 3 नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करना सुनिश्चित करें। सबसे पहले तो हमने जो हमारे संविधान का संविधान गौरव ये अभियान चल रहा है, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया सभी ने मिलकर के। और आज बैठक की शुरुआत में पहले हम सभी ने जो संविधान की वाचना की है और बैठक में सभी उपायुक्त और हमारे एसपी महोदया, पुलिस अधीक्षक, वो आपसी समन्वय बना करके कार्य करें, उसको लेकर के आज ये जॉइंट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और हर विषय पर गहराई में जाकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 3 पैनल कोड आए हैं वो हरियाणा में लागू हों, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या अन्य किसी और संसाधन की आवश्यकता है, उन सब को लेकर के भी गंभीरता से उसके ऊपर चर्चा की गई है। इसके अलावा प्रदेश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध करवाना इसमें शामिल है। इसी प्रकार ई समन और ई चालान को भी पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। इससे गवाहों को अपना बयान देने के लिए अब कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस जा कर के कहीं से भी वो गवाही दे सकता है। अब उसको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से 31 मार्च तक लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। हम चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ना हो और दोषी बचे ना, उसको कड़ी सज़ा जल्दी से जल्दी मिले और पीड़ित को तारीख पर तारीख से छुटकारा मिले। इन कानूनों का यही और जल्दी ही ये लागू हों, इसको लेकर के हमने चर्चा की है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी को समाप्त हो गई है और नामांकन की समय सीमा समाप्त होने तक 70 विधानसभा सीटों के लिए 981 उम्मीदवारों ने कुल 1521 नामांकन पत्र दाखिल किए। इनमें से अकेले 680 नामांकन पत्र 17 जनवरी को दाखिल हुए। आज 18 जनवरी को कैंडिडेट्स की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और जबकि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के तहत सबसे ज्यादा नामांकन पत्र नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में दाखिल हुए हैं। नई दिल्ली में कुल 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बता दें कि नई दिल्ली सीट से ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने बीजेपी से परवेश साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित उम्मीदवार हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 2 सीटों एनडीए सहयोगी जेडीयू और लोजपा रामविलास को दी हैं। एनडीए कोटे के तहत दिल्ली की बुराही सीट जेडीयू और देवली सीट लोजपा रामविलास को दी गई है। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 5 फरवरी को होगा, जबकि चुनाव परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में दर्दनाक घटना हो गई। वैन से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते समय अचानक ब्लास्ट हो गया और हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। तेज धमाके के साथ चालक के चिथड़े उड़ गए। शरीर के हिस्से 10 फीट हवा में उछले। पैर, पेट, कंधा सहित शरीर के कई अंग इधर उधर बिखर गए। आधा शरीर सिलेंडर में फंसा रहा। धमाके से कई गाड़ियां और दुकानों में भी क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल दहला देने वाली घटना भूतनाथ हाउसिंग कॉलोनी रोड स्थित सुनीलम हॉस्पिटल के पास की है। जानकारी के मुताबिक भूतनाथ हाउसिंग कॉलोनी रोड स्थित सुनीलम हॉस्पिटल के पास वैन चालक और 2 मजदूर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे। ड्राइवर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गाड़ी की ओर बढ़ा। पास में ही 2 लोग खड़े थे। ड्राइवर ने वैन का गेट खोला और अंदर रखा एक ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे गिरा और ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात उनके घर पर एक व्यक्ति ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया और इसके बाद यह व्यक्ति वहां से फरार भी हो गया। सैफ अली खान अब इलाज के बाद खतरे से बाहर हैं और अस्पताल में ही हैं। पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ में भी लगी हुई है, लेकिन हमलावर तक पहुंचने की असल वजह कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच और बांद्रा पुलिस के बीच सैफ अली खान के हाई प्रोफाइल को लेकर कोल्ड वार की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही डिपार्टमेंट सैफ अली खान के केस को लेकर अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों ही डिपार्टमेंट की 35 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। हमलावर की तलाश कर रही हैं। फिर भी सैफ पर हमला करने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं मिल पा रहा है। देश भर में सर्दी और मौसम के बदलते ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। 6 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली समेत 4 राज्यों में ट्रेनें और फ्लाइट लेट हुई हैं और दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइटें और कम से कम 50 ट्रेनें कोहरे के कारण लेट हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में आज 18 जनवरी को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और 16.99 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान ने गाजियाबाद और नोएडा में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण दिल्ली में 100 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। ट्रेन सेवाओं में देरी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान भी गुलमर्ग में 7 डिग्री दर्ज किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले 3 दिनों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।